हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग अकाउंटेंसी के सेकंड चैप्टर में से अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और रीवैल्यूएशन अकाउंट को पढ़ाऊंगी। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड रिजर्व्स और वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व। तो अगर आपने उसको अभी भी नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब समझ लेते हैं। ये एक रिजर्व होता है जो कि फर्म के लिए लायबिलिटी होता है, और फर्म जब भी इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट में जो भी डाउनफॉल आता है, इन्वेस्टमेंट रिडक्शन हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मार्केट वैल्यू कम हो जाता है, तो उस टाइम में जो लॉस होता है उस लॉस को बियर करने के लिए फर्म ये रिजर्व क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपको 5 केस देखने को मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं एक एक करके हम लोग। अगर आपने इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्टमेंट 1 लाख का किया है और यहाँ पे आपने IFR, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में IFR कहूँगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो आपने 40,000 का बना के रखा है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट केस होगा व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू। मतलब आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और आपका 1 लाख ही इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। तो उस टाइम ये जो 40,000 का IFR आपने बनाया है, तो इसको पार्टनर्स अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को यहाँ पे राइट ऑफ करना, तो राइट ऑफ करने के लिए हम लोग डेबिट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट कर देंगे, और यहाँ पे इनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। सेकेंड हम लोग केस देखेंगे व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जिस प्राइस में आपने इन्वेस्टमेंट किया था और मार्केट वैल्यू जो अभी करेंट का प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ पे डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर 3 केस होगा। पहला केस होगा फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और वो 1 लाख घट के आपका 80,000 हो गया है। तो कितने का नुकसान हो गया है? टोटल आपका 20,000 का लॉस हुआ है। तो ये जो 20,000 है हम 40,000 से एडजस्ट करेंगे, विच मीन्स कि 40,000 में से 20,000 माइनस करके एडजस्टमेंट कर लेंगे, और रिमेनिंग जो 20,000 रहेगा वो पार्टनर अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो में। तो इसका एंट्री देखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें 40,000 लिख देंगे, इसमें 20,000 और इसमें रिमेनिंग 20,000 पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट देंगे। क्लियर है? अब इसमें सेकेंड केस होता है क्या, जब फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू IFR। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था और ये इन्वेस्टमेंट घट के 60,000 पे आके रुका, विच मीन्स कि 40,000 का लॉस हो गया आपको, और आपने 40,000 का तो ऑलरेडी IFR बना के ही रखा था। तो जितने का आपने IFR बनाया उतने का ही आपका लॉस हुआ है। तो उस टाइम हम लोग ये एंट्री करेंगे, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 40,000 का, यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा है। फिर इसमें थर्ड केस देखेंगे, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब यहाँ पे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था और वो 1 लाख आपका 50,000 पे आके रुक गया। तो 50,000 मतलब आपने 40,000 के लिए तो अपना रिजर्व बना के ही रखा था कि 40,000 तक का अगर लॉस होगा तो आप उसको उसमें से कंपनसेट कर लेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा लॉस हो गया, मैक्सिमम लॉस हो गया। तो उस टाइम पे हम एक अकाउंट का यूज करेंगे जिसको रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। इसके बारे में आज ही हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे अगर लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, और प्रॉफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे 40,000 से, और 10,000 का लॉस हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे 10,000 से, और इन्वेस्टमेंट पूरा 50,000 का रिड्यूस हो गया तो लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 50,000, और इसी लॉस को अब हम लोग पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, उनके ओल्ड रेशियो में इसको बांट देंगे। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आपका देखेंगे कि अब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है, हाइयर हो जा रहा है, ठीक है। जैसे आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और ये बढ़ के 1,50,000 का हो गया है। इस सिचुएशन में हमारे पास जो IFR है पहले तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। फिर 50,000 का इन्वेस्टमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, ये आपका इंक्रीज हुआ, और इसी प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब इस ट्रांजेक्शन में आपके 3 एंट्री होंगे। तो सबसे पहले IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से अमाउंट को, जो आपने रिजर्व बनाया था 40,000 का, उस 40,000 को पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना है। फिर देखिएगा कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 50,000 को यहाँ पे सेकेंड एंट्री पास करिएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट है, बढ़ रहा है, तो उसको डेबिट कर देंगे 50,000 से, और रीवैल्यूएशन में जब भी प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देते हैं, यहाँ पे 50,000 लिख देंगे।
और इस फायदे को, ये जो प्रॉफिट हुआ इसको पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट इसलिए किया क्योंकि ट्रांसफर कर रहे, इसको राइट ऑफ करना है, तो एक ही अकाउंट को अगर डेबिट और क्रेडिट करते तो वो कैंसिल हो जाता है। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। आपके स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसको ध्यान से पहले समझ लीजिए, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है PQR शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो सबसे पहले तो इनका PQR 3 पार्टनर थे और इनका पुराना जो रेशियो था 3:1 था, और इन्होंने डिसाइड किया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वली होगा, मतलब 1:1:1 हो जाएगा तीनों में। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ दियर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि हम बताए थे लाइबिलिटी होता है, तो वो लाइबिलिटी साइड में 30,000 का दिख रहा है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका एसेट होता है, तो एसेट साइड में देखिए 5 लाख। अब यहाँ पे वो 5 केस दिए हुए जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। पहले केस में बोला जा रहा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, उस टाइम क्या करेंगे। सेकेंड, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख, अगर मार्केट वैल्यू पहले भी जितना था अभी भी उतना, तो उस टाइम क्या करेंगे। थर्ड, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000, पहले 5 लाख था अब 4,88,000 है, तो दोनों के डिफरेंस को हम लोग निकालेंगे, तो 12,000 आएगा। उस 12,000 को हम यहाँ से कंपनसेट करेंगे। और फोर्थ केस होगा इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,46,000, तो यहाँ पे भी रिड्यूस हो रहा है। और फिफ्थ केस में मार्केट वैल्यू 5,06,000 का हो रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग बारी बारी से। तो पहले केस में कुछ नहीं होगा, पहले केस में हम लोग एंट्री कर देंगे IFR, अपने पास लाइबिलिटी था तो इसको हम डेबिट कर देंगे खत्म करने के लिए 30,000 का। और PQR, ये 3 पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशियो में जो 30,000 है वो बढ़ जाएगा, तो इनको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो कितना था 3:1, तो 3:1 में 30,000 को बांट देंगे 15,000, 10,000, 5,000। सेकेंड केस में क्या था, सेकेंड केस में 5 ही लाख है, तो सेम सेकेंड वाला भी सेम एंट्री हो जाएगा, तो सेकेंड वाले में सेम एंट्री हो जाएगा। अब थर्ड वाले में क्या था, थर्ड वाले में था 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 4,88,000 हो गए, जो कि 12,000 का लॉस है। तो हम क्या करेंगे, IFR को 30,000 से पूरा डेबिट करेंगे, जितने का भी नुकसान होगा इन्वेस्टमेंट उसको 12,000 यहाँ पे लिखेंगे, और 30,000 से रिमेनिंग जितना भी बचेगा वो पार्टनर्स में PQR के कैपिटल में उनके ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा 3:1 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस था, फिर इस केस में देखिए 4,46,000 इन्वेस्टमेंट हो गया। इस केस में जो लॉस है वो 54,000 का लॉस हो रहा है, तो 54,000 के लिए आपने 30,000 तो प्रिपेयर करके रखा हुआ है कि 30,000 का लॉस आप बियर कर लेंगे, बट यहाँ पे 24,000 का एक्स्ट्रा लॉस है, तो इस एक्स्ट्रा लॉस को हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे IFR अकाउंट को डेबिट की 30,000 से 24,000 एक्स्ट्रा लॉस है, तो इसको हम लोग लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000, और टोटल कितने का लॉस हुआ है 54,000 का, तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फिर इस लॉस को, जो 24,000 का लॉस हुआ, इस लॉस को हमें पार्टनर्स में डेबिट करना होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और 24,000 रीवैल्यूएशन को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। फिर नेक्स्ट केस में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अब बढ़ जा रहा है, 5 लाख का था 5,06,000 हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास जो 30,000 का IFR है उसको एज इट इज ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 15,000, 10,000, 5,000 में। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ा आपका 6,000 से, तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000, 6,000। और ये 6,000 पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू PQR 3:1 के रेशियो में ये बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको आपको होमवर्क में बनाना है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं कि इसका जब ऐसा होगा तो क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये आप भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। पहला, रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा है, तो हम लोग फिर भी इसको बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। सेकेंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द लायबिलिटी टूवर्ड्स वर्कमैन इफ एनी दैट में अराइज। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन एक रिजर्व होता है जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से क्रिएट करते हैं, इसके रिगार्डिंग कोई क्लेम आता है तो उसको कंपनसेट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम IFR के साथ भी यही होता है, IFR भी एक
रिजर्व होता है जो कि प्रॉफिट से ही बनाया जाता है, और ये इसलिए बनाते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट में कोई फॉल आए तो उस टाइम लॉस को हम लोग बियर कर ले। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटन ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, it being a fictitious asset is transferred to debit of partner's capital account in their old profit sharing ratio at the time of change in profit sharing ratio। तो अगर आपके पास कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो उस टाइम में जब भी पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस टाइम में पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करना है और इसको क्रेडिट करके इसको राइट ऑफ करना है, उनके ओल्ड रेशियो में करना है। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कहता है कि जो भी आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के बाद जो भी दिख रहा है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन, आईएफआर, रिजर्व या कोई लॉस ऐसा दिख रहा है उसको एज इट इज रखने के लिए कहा जा रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा व्हेन द एग्जिस्टिंग बैलेंसेस आर बी रिटेन इन द बुक्स, तो मतलब जो भी बैलेंस है उसको एज इट इज बैलेंस शीट में रहने दीजिए, उसको कुछ टच मत करिए। तब हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, ये दो एंट्री करेंगे। ठीक है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का हम लोग एंट्री कर देंगे। और इसके पहले में मैंने क्या बताया था, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, तब तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर क्वेश्चन कहता है कि नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उसको एज इट इज रखना है, तब हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। द एडजस्टमेंट एंट्री इज पास थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट। The gain or sacrifice profit share of each partners is calculated and an adjustment entry for the amount is passed on the basis of gain or sacrifice profits and losses। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, उस हिसाब से एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इन केस ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट, अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उस टाइम पे हम लोग लिखेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एंड करेंट अकाउंट। और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस के टाइम में क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को हम कर देंगे डेबिट और गेनिंग पार्टनर को कर देंगे हम क्रेडिट। बस यही इसका एडजस्टमेंट एंट्री है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये एक अकाउंट हम लोग बनाएंगे क्योंकि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस टाइम पे एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू में भी चेंजेस आते हैं, तो उसको हम लोग चेक करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। The reason for revaluation of assets and liabilities is that any increases or decreases in the value of assets and liability up to the date of change in profit sharing ratio is for the period before the change in profit sharing ratio. Therefore, it is shared by the partners in their old ratio। तो हम लोग चेक करते हैं कि जिस दिन हमारे यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ उसके पहले में क्या चेंजेस आया है, अगर कुछ बढ़ा या घटा है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इन ओल्ड रेशियो में। ठीक है। द पार्टनर्स में डिसाइड टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। वो लोग डिसाइड करते कि अब हम लोगों का जो नया बैलेंस शीट होगा उसमें सारा कुछ चेंज वाला अमाउंट डालेंगे, या फिर वो लोग डिसाइड करते हैं नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड, मतलब जो भी चेंज हो रहा है उसको वैसा, उस चेंज को नहीं लिखेंगे, जो पहले था वैसा ही लिखेंगे, वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो इस टाइम पे तो चेंजेस वाला लिख देंगे, अगर इस टाइम पे चेंज वाला नहीं लिखते तो यहाँ पे भी हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अभी जो इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा सेम वही एंट्री यहाँ पे पास हो जाएगा। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या किधर साइड जाएगा और ये क्या होता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है जो कि एसेट्स और लाइबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज के वैल्यू को लिख के रीवैल्यूएट करता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो हमें पता है नॉमिनल का जो रूल होता है, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे और लॉस होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे। क्लियर है। तो ये क्रेडिट साइड हो गया और ये डेबिट साइड हो गया। अगर एसेट बढ़ेगा तो एसेट बढ़ने का मतलब हमारे लिए प्रॉफिट हुआ तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। बाई एसेट्स इंक्रीज इन वैल्यू, तो जो भी वैल्यू आपका इंक्रीज होगा वही वैल्यू यहाँ पे आपको लिखना है, ना कि टोटल एसेट का अमाउंट लिखना है। सिर्फ आपको वो जितने से बढ़ा है वो अमाउंट लिखना है यहाँ पे। और लाइबिलिटी अगर आपका डिक्रीज होता है तो भी ये फायदा होता है, तो आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखना है तो लिखेंगे लाइबिलिटीज अकाउंट जो डिक्रीज होगा वैल्यू। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो भी फायदा होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके 3 आइटम जाएंगे। ठीक है। अब डेबिट साइड में क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट उल्टा होगा। एसेट अगर डिक्रीज होगा तो लॉस है तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे,
लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगा ये भी लॉस है तो इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो ये भी एक तरीके से लॉस ही है तो इसको भी हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। और अगर इस अकाउंट को बनाने के लिए कोई एक्सपेंस दिया जा रहा है पार्टनर्स को तो वहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर को दिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। या फिर कोई बाहर के इंसान को अगर हम पे कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, मतलब कैश या बैंक लिखेंगे और ब्रैकेट में एक्सपेंस लिख देंगे। फिर इसके बाद हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ और डेबिट कम तो प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। और डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो लॉस इधर लिखेंगे। तो ये आपका हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट। When revaluation account is prepared, assets and liabilities in the balance sheet of the constituted firm are shown of their revised value। तो अगर आप revaluation account बना रहे हैं तो उस टाइम पे आपका जो भी बैलेंस शीट होगा उसमें आप रिवाइज्ड वैल्यू को लिखेंगे, मतलब जितना भी अमाउंट घटा या बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इसके जर्नल एंट्री को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए एसेट अगर डिक्रीज हुआ तो लॉस हुआ, लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन को हम लोग डेबिट करेंगे और एसेट मेरा घटा तो इसको क्रेडिट करेंगे। तो पहला ये एंट्री हो गया। अगर यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो तो एसेट को डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। क्लियर है। फिर थर्ड हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब लॉस, लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन को हम डेबिट करेंगे और लाइबिलिटी क्रेडिट है इंक्रीज हुआ तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटी को हम लोग डेबिट लिखेंगे और ये फायदा है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट को लिखेंगे, ठीक है। और जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पे फायदा होता है प्रॉफिट होता है तो उस टाइम हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो यही मैंने अभी आपको फॉर्मेट समझा था, सेम यही फॉर्मेट यहाँ पे है। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी इलस्ट्रेशन को मैं समझाऊंगी, आपको इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी। यहाँ पे 3 पार्टनर है अशोक, भीम, चेतन, जिसको हम लोग ABC के नाम से भी बोल सकते हैं। वर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, इनका ये था। और इनके पास एक ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट को ध्यान से देख लेते हैं। क्रेडिटर्स है 1 लाख का, बिल्स पेबल्स है 40,000 का, जनरल रिजर्व है 60,000 का। तो ध्यान दीजिएगा इसको, ये अगर इसका कोई यूज नहीं है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। और पार्टनर्स के यहाँ पे कैपिटल दिए हुए हैं। फिर एसेट साइड में लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है। यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या बताया जा रहा है, अशोक, भीम, चेतन डिसाइड कर रहे हैं कि उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो फ्यूचर में इक्वली बटेगा। तो ये चेंज हो गया यहाँ पे, जिसके लिए उन्होंने गुडविल वैल्यू किया है 3 लाख। तो यहाँ पे आपको गुडविल निकालना नहीं पड़ा, ये निकाल के गुडविल वैल्यू किया गया है 3 लाख का। लैंड बी रीवैल्यूएटेड एट 1,60,000 एंड बिल्डिंग बी डिप्रिसिएटेड बाई 6%। तो देखते हैं यहाँ पे लैंड का कितना अमाउंट था। लैंड 1 लाख का था और यहाँ पे ये 1,60,000 मतलब 60,000 का इंक्रीज हुआ है। तो ये आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन के। और बिल्डिंग बोल रहा है डिप्रिसिएट हुआ है 6% से, तो हम इसका डिप्रिसिएशन लॉस होता है तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे। क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू क्लेम एंड हेंस बी राइट ऑफ। और जो 12,000 के क्रेडिटर्स थे, मतलब क्रेडिटर्स आपके पास टोटल 1 लाख के थे, 1 लाख में से 12,000 वाले क्रेडिटर क्लेम नहीं करेंगे तो ये आपके लिए फायदा होगा, तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूट फर्म। और ये देखिए क्वेश्चन आया भी हुआ है 2016 में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं बारी बारी से। यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो हमारे पास लैंड 60,000 से इंक्रीज हुआ था, इसको क्रेडिट साइड लिख दिए। क्रेडिटर्स 12,000 के थे जो क्लेम नहीं करने वाले तो वो फायदा यहाँ पे लिख दिए। और बिल्डिंग हमारे पास था 1 लाख का, 1 लाख का 6% यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिए, ये लिख दिए। अब बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट्स आया, गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ए के कैपिटल में, बी के सी के, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्या रेशियो था इनका 3:1, ठीक है, ये बढ़ गया। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ था तो बाई बैलेंस BD से स्टार्ट करते क्रेडिट साइड से 2 लाख 1,50,000। अब वहाँ पे आपके पास बैलेंस शीट में यहाँ पे देख लीजिए, बैलेंस शीट में 60,000 का रिजर्व था तो ये रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे हमने 30, 20 और 10,000 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और रीवैल्यूएशन का यहाँ पे प्रॉफिट अभी जस्ट आया था तो इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे गुडविल का, जो 3 लाख का
गुडविल था, तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे ये वर्किंग नोट बनाया गया है कि यहाँ पे अशोक सैक्रिफाइस कर रहा है और चेतन गेन कर रहा है 1/6। इन्हीं दोनों के बीच में गुडविल का एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगा। तो गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगा, जो गेन करता है उसको डेबिट करते हैं, मतलब सीज कैपिटल अकाउंट को आप करेंगे डेबिट, और यहाँ पे कौन रिसीव कर, अशोक, तो अशोक के कैपिटल को आप क्रेडिट कर देंगे, अशोक कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। तो 3 लाख का 1/6 आ जाएगा 50,000। ठीक है, यहाँ पे है ना, 3 लाख का 1/6 आ जाएगा 50,000। तो 50,000 देखिए अब किसको मिलेगा, जो क्रेडिट होता है ए को मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए के अकाउंट में 50,000 लिखेंगे, लेकिन जिसका अकाउंट है तो उसका नाम नहीं लिखते, यहाँ पे चेतन का नाम लिखेंगे। चेतन कैपिटल, चेतन दे रहा है ए को, तो ए के कॉलम में लिख दिए। और यहाँ पे चेतन के अकाउंट में 50,000 डेबिट करेंगे, किसको दिया जा रहा है, अशोक को दिया जा रहा है। फिर बैलेंसिंग कर लेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर अब ये जो है यही हमारे बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लैंड पहले 1 लाख था, अब 1,60,000 हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिवाइज कर दिया गया है। बिल्डिंग डिप्रिसिएट हुआ था, 1 लाख से 6,000 माइनस कर दिया गया था, 94,000। प्लांट एज इट इज था, स्टॉक भी ऐसे था, डेटर्स भी ऐसे ही था, बैंक भी ऐसे ही था। क्रेडिटर्स में हम लोग देखेंगे, क्रेडिटर्स यहाँ पे था 1 लाख का, जिसमें से 12,000 लोगों ने क्लेम नहीं किया, राइट ऑफ कर दिया, तो ये 88,000 हो गया। जर्नल रिजर्व नहीं रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बिल्स पेबल था 40,000 को, वो एज इट इज लिख देंगे। और कैपिटल में जो अभी हम लोगों ने कैपिटल निकाला यहीं पे आ जाएगा, और ये बैलेंस शीट आपका मैच कर जाएगा। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस लॉन्ग में आपके आते हैं, तो इस पे मैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। उम्मीद है आप इसको बनाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।